डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं सज्जन सिंह बाजिया, प्रवक्ता यांत्रिकी विभाग, राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज केलवाड़ा। हमने पिछले लेक्चर में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और हुक्स लॉ क्या है इसके बारे में हमने थोड़ा देखा था। मैं आज उसी को थोड़ा सा फिर से आपको बताते हुए आगे इस लेक्चर को शुरू करूँगा। हमने देखा कि हुक्स लॉ क्या कहता है। जब भी हम किसी मेंबर के ऊपर कोई फोर्स लगाते हैं तो उस मेंबर में खिंचाव होता है, उस मेंबर में इलोंगेशन होता है, यानी उस मेंबर की जो लेंथ है, यदि हम उसको खींच रहे हैं तो वो खिंचती है, और यदि उसको दबा रहे हैं तो उसकी लेंथ थोड़ी कम कम हो जाती है। इन चेंजेस की वजह से, लेंथ खींचने की वजह से या लेंथ घटने की वजह से उस मेंबर में तनाव आता है, जिसको हमने नाम दिया स्ट्रेस। उस स्ट्रेस और उसके साथ में हमने स्ट्रेन को भी देखा। इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनाया हमने, स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में जो ग्राफ बनाया, वहाँ से हमने हुक्स लॉ क्या है उसका एक परिभाषा, उसका डेफिनेशन हमने वहाँ से देखा था। जल्दी से हम देख लेते हैं एक बार स्ट्रेस क्या होता है। आपको बहुत अच्छे से पता ही होगा। स्ट्रेस को हम सिग्मा से लिखते हैं। सिग्मा क्या होता है? जो फोर्स हम लगाते हैं किसी मेंबर पर, उसमें क्रॉस सेक्शनल एरिया का भाग लगा देते हैं, तो उसको हम कहते हैं स्ट्रेस। स्ट्रेस यानी फोर्स डिवाइड बाई एरिया। ओके। स्ट्रेन क्या होगा? स्ट्रेन को हम एप्सिलॉन से लिखते हैं। देखिए, स्ट्रेन को ऐसे लिखते हैं एप्सिलॉन से। ई जैसा ही होता है। ई एग्जैक्टली आपका इस तरह से दिखता है, लेकिन हमको ई नहीं बनाना है, एप्सिलॉन बनाना है। एप्सिलॉन ऐसा होता है, ठीक है। सी के अंदर एक लाइन और हम खींचेंगे। सो एप्सिलॉन इक्वल टू डेल्टा एल, यानी आपके खींचने से कितना खींचा या दबाने से कितना दबा, तो वो चेंज इन लेंथ डिवाइड बाई एक्चुअली में उसकी ओरिजिनल लेंथ कितनी थी। इसको हमने स्ट्रेन का नाम दिया। ये क्या है? स्ट्रेन। ठीक है, यह है स्ट्रेन। तो जब हम स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बीच में ग्राफ बनाते हैं, जब हम ऐसा ग्राफ बनाते हैं, किसके बीच में? आपका स्ट्रेस सिग्मा और इधर स्ट्रेन एप्सिलॉन, तो वो ग्राफ जिस लिमिट तक स्ट्रेट लाइन रहता है, ठीक है, जिस लिमिट तक स्ट्रेट लाइन रहता है, जैसे कैसे बनता है ग्राफ, मैंने आपको बताया था। पहले कुछ स्ट्रेट लाइन आएगा इस तरह से, और उसके बाद में इस तरह का बनेगा। ठीक है। सो ग्राफ जिस लिमिट में स्ट्रेट लाइन रहता है, उस लिमिट तक उसको हम हुक्स लॉ लिमिट कहते हैं, या लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहते हैं। क्योंकि जितने लिमिट में स्ट्रेट लाइन रहा, उसमें आप देखिए यहाँ से, उसमें सिग्मा जो है प्रोपोर्शनल रहेगा एप्सिलॉन के, और जब आप इस प्रोपोर्शनल साइन को उठाओगे तो सिग्मा इक्वल टू एक कांस्टेंट आएगा, जिसको मैंने ई लिखा, ई इंटू एप्सिलॉन, यही आएगा ना। तो ये कहाँ तक वैलिड है? ये कहाँ तक वैलिड है? इस स्ट्रेट लाइन लिमिट तक ही, यानी इस पॉइंट तक। उसके बाद में ये वैलिड नहीं है, इस पॉइंट तक। और माय डियर, इस पॉइंट को हम कहते हैं सिग्मा वाई, यील्ड स्ट्रेंथ। इसको सिग्मा वाई से लिखते हैं यहाँ। इस इतनी स्ट्रेंथ, इस इतनी स्ट्रेस जो है ना, उसको सिग्मा वाई से लिखते हैं। ठीक है, तो वो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पर। तो हुक्स लॉ क्या कहता है? हुक्स लॉ कहता है कि विद इन इलास्टिक लिमिट, क्या कहता है? विद इन इलास्टिक लिमिट या विद इन लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, दोनों आसपास ही रहते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, इसलिए मैं एक ही नाम ले रहा हूँ। सो उसमें क्या रहता है कि स्ट्रेस आपकी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन रहती है, यही हुक्स लॉ है।
और जो कांस्टेंट आता है उसको मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई कहते हैं। तो देखिए इसमें लिखा है मोस्ट इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स आर डिजाइन टू अंडरगो रिलेटिवली स्मॉल डिफॉर्मेशंस involving only the straight line portion of the corresponding stress strain diagrams। ठीक है, तो अभी अब मैंने आपको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम जो समझाया, उस स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो स्ट्रेट लाइन आपकी आ रही थी उस लिमिट तक ही हम मोस्ट ऑफ द इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं, उसके बाद में डिजाइन नहीं करते हैं। ठीक है, फॉर दैट फाइनल पोर्शन ऑफ द डायग्राम द स्ट्रेस सिग्मा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन एप्सिलॉन एंड वी कैन राइट सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन। सो ये फिगर 2.6 में बता रहे हैं, तो 2.6 कहाँ है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। आप डायग्राम देखते समझ सकते हैं, ये है 2.6 ये वाला। मैंने फिगर बाद में देखा है, फिगर का मतलब नंबर बाद में देखा, पहले फिगर देखते बता दिया। क्यों? क्योंकि इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या है, आपको स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। और ये देखिए इस लिमिट को इन्होंने कहा सिग्मा वाई, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इसी लिमिट में जनरली जो है वो कह रहे हैं कि हम डिजाइन करते हैं। और उस लिमिट में सिग्मा इक्वल टू ई एप्सिलॉन वैलिड रहता है। दिस रिलेशन इज नोन एज हुक्स लॉ। और ये दिया किसने था? ये रॉबर्ट हुक ने ये रिलेशन दिया था, जो एक इंग्लैंड के इंग्लिश साइंटिस्ट थे एंड वन ऑफ द अर्ली फाउंडर ऑफ द अप्लाइड मैकेनिक्स। ही वाज द वन ऑफ द अर्ली फाउंडर ऑफ द अप्लाइड मैकेनिक्स, रॉबर्ट हुक। उन्होंने ये जो रिलेशन जो है सिग्मा इक्वल टू एप्सिलॉन का ये दिया था। नाउ यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ई, दैट इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल, और इनका नाम है यंग्स मॉडुलस भी जो है इसको कहते हैं, यंग्स मॉडुलस। सिंस द स्ट्रेन एप्सिलॉन इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी, स्ट्रेन आप मैंने बताया कि चेंज इन द लेंथ में हम लेंथ का भाग लगाते हैं तो लेंथ से लेंथ कैंसिल हो जाता है। ये यूनिट लेस क्वांटिटी है और डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। द मॉडुलस ई इज एक्सप्रेस्ड इन द सेम यूनिट एज दैट ऑफ द स्ट्रेस सिग्मा। तो सिग्मा का जो यूनिट है वही आपका फिर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई का यूनिट रह जाता है, क्योंकि एप्सिलॉन तो यूनिट लेस है। ओके, द टारगेट वैल्यू ऑफ द स्ट्रेस फॉर विच हुक्स लॉ कैन बी यूज्ड फॉर ए गिवन मटेरियल इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यही मैंने आपको बताया कि हुक्स लॉ जो है वो प्रोपोर्शनल लिमिट तक ही डिफाइन रहता है। प्रोपोर्शनल लिमिट के बाद में आपका इलास्टिक लिमिट आता है, थोड़ा सा जस्ट स्लाइटली बाद में। और प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट के बीच में कर्व जो है वो स्ट्रेट लाइन नहीं रहता, इसलिए यहाँ पर प्रोपोर्शनल लिमिट लिखा। देख लीजिए, मैं एक बार बता देता हूँ। ये जो स्ट्रेट लाइन रहती है ना, ऐसे ये स्ट्रेट लाइन बनी नहीं इसमें, ये स्ट्रेट लाइन जो है वो कुछ इस तरह की रहती है मान लो, तो इसको हम कहेंगे प्रोपोर्शनल लिमिट और ये है आपकी इलास्टिक लिमिट। कहने का मतलब यदि आपने यहाँ से खींचना शुरू किया, यहाँ तक पहुँचे तो स्ट्रेट लाइन तब तक स्ट्रेट लाइन है, लेकिन इसके बाद में स्ट्रेट लाइन नहीं रहेगी। लेकिन इस पॉइंट तक यदि आपने लोड लगाया और छोड़ दिया तो वापस वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा, जैसा पहले था एग्जैक्टली वहाँ तक पहुँच जाएगा। लेकिन इस पॉइंट के बियॉन्ड यदि आप ले गए, किसके? इलास्टिक लिमिट के, अब आप छोड़ोगे यहाँ पे तो वो इस तरह से कुछ वापस आएगा और इतना आपको उसमें परमानेंटली गेन जो है वो हो जाएगा स्ट्रेन में, यानी उसकी लेंथ परमानेंटली चेंज हो जाएगी। कहने का मतलब यहाँ यदि आपने छोड़ा तो वो वापस ऐसे नहीं आएगा,
कैसे नहीं आएगा? यहाँ यदि आपने छोड़ा यहाँ पर तो वो वापस इस तरह से नहीं आएगा, और इस तरह से ना करके कैसे आएगा, वो इस तरह से आएगा। मतलब ये इस तरफ स्ट्रेन है ना, तो इतना स्ट्रेन परमानेंटली उसमें आ जाएगा। कहने का मतलब इतनी लेंथ उसकी चेंज हो चुकी है। सो दिस इज इलास्टिक लिमिट। मतलब जहां तक यदि आपने उसको छोड़ दिया, फोर्स को हटा लिया, तो उसकी शेप वैसी की वैसी हो जाएगी जैसी पहले थी। एंड दिस इज प्रोपोर्शनल लिमिट। कहने का मतलब यहां तक आपको ये लाइन जो है स्ट्रेट लाइन रहेगी। तो ये डिफरेंस है आपके प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट में। तो क्या कह रहे हैं वो कि डिजाइन जो है जनरली है, हुक्स लॉ जो है वो वैलिड रहता है आपके विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट। But from this very difficulty, we can conclude for such materials that using Hooke's law for value of the stress slightly larger than the actual proportional limit will not result in the significant error। कहने का मतलब वही है कि यदि आप बियॉन्ड हुक्स लॉ लिमिट या प्रोपोर्शनलिटी लिमिट भी जाते हैं, बियॉन्ड इन द सेंस बहुत कम, थोड़ा सा यदि आप उस लिमिट को भी क्रॉस करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली देखा गया है कि ज़्यादा एरर नहीं आता है, ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। कहने का मतलब आप डिजाइन जो है इलास्टिक लिमिट तक भी कर सकते हैं। तो ये इनके बारे में था। अब आप देखिए अगला जो पॉइंट है वो है इलास्टिक वर्सेस प्लास्टिक बिहेवियर ऑफ ए मटेरियल। ठीक है। नाउ इफ द स्ट्रेन कॉज्ड इन द टेस्ट स्पेसिमेन बाय द एप्लीकेशन ऑफ ए गिवन लोड डिसअपियर व्हेन लोड इज रिमूव्ड। कहने का मतलब वही है, इलास्टिक लिमिट की बात कर रहे हैं। दैट मटेरियल इज सेड टू बी बिहेव लाइक इलास्टिक और इलास्टिकली। Larger the value of the stress for which the material behave elastically is called the elastic limit of the material। मैंने आपको बताया it's the largest value if the material has a well defined yield point। कहने का मतलब ये हुआ कि ये जहां तक वो अपनी ओरिजिनल शेप में वापस आ जाता है, जिसको हमने कहा इलास्टिक लिमिट, उस पॉइंट को एक को नाम दिया जो इलास्टिक सॉरी यील्ड पॉइंट हमने कहा। वो यदि नोन हो, उसका यदि हमको पता हो तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पता ही नहीं हो, लेकिन यदि पता ही नहीं हो तो उस केस में क्या करें? सो दैट इज वेरी डिफिकल्ट। कुछ मटेरियल्स के लिए नहीं पता होता, तो उनके केस में हम देखते हैं कि कुछ जैसे एक्सपेरिमेंट से देखा गया कि स्ट्रेन जब 0.02% हो जाए, उसके ओरिजिनल लेंथ का मतलब 0.02% यदि वो खिंच जाए, तो वहाँ उस लेंथ तक फिर उसको यील्ड पॉइंट मान लेना चाहिए। इस तरह के काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं जो देखे गए हैं। तो आप देखिए इसमें आपको कहीं दिखेगा, वो लिमिट भी लिखी हुई कहीं मिलेगी आपको। कितने मैंने बताई? 0.02%। सो इसमें नहीं दिख रहा अभी। एनीवे, if the material has a well defined yield point in the figure, elastic limit, the proportional limit and the yield point are essentially equal. In other words, the material behave elastically and linearly as long as the stress is kept below the yield point. If the yield point is reached, however, yield takes place as described in section 2.3, and when the load is removed, the stress and strain decreases in a linear fashion along a line CD parallel to the straight line portion AB of the loading curve। CD की तरह यदि मैंने आपको पहले बताया, CD की तरफ से यदि वो रीगेन कर रहा है, दैट मीन्स सम परमानेंट गेन इज देयर। यानी वो अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं गया है, एंड दैट गेन इज नोन एज परमानेंट गेन और परमानेंट सेट और प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। सो
कहने का मतलब यही है कि यहाँ से आपने लोड लगाया और ये ऐसे गया, और यदि यहाँ पर आपने लोड हटा लिया वो ऐसे ही वापस आ गया, दैट मीन्स इट्स ए इलास्टिक डिफॉर्मेशन। लेकिन यदि ऐसा नहीं हुआ और यहाँ से लोड लगाया वो ऐसे गया और वो वापस कुछ इस तरह से आया, मीन दैट इज ए, कि देखिए आप यहाँ पे ऐसे गया और ये ऐसे वापस आया, सो दैट इज ए प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। ओके, सो अभी ये तो डिफॉर्मेशन का तो हो गया। इसका नेक्स्ट लेक्चर जो है ना हम यहाँ से शुरू करेंगे। ये फटीग जो टॉपिक इसको रहने देते हैं अभी। डिफॉर्मेशन ये देखेंगे हम यहाँ से, डिफॉर्मेशन ऑफ मेंबर अंडर एक्सियल लोडिंग, तो ये कैसे निकालना है ये नेक्स्ट लेक्चर से हम इसमें देखेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।